हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक आपने हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस क्लास में आप जाके उसे देखिए। अब तक जो मैंने आपको क्लासेस कराई हैं वो पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के आगमन के साथ साथ हमने तीनों कर्नाटक वॉर कर लिए। फ्रांस की कंपनी को हमने यहाँ से भगा दिया और अब वो चंद्रनगर तक सिमट के रह गई। अब उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को साम्राज्य तक प्रसारित किया, ये बात हम कर रहे थे। और उस बात में मैंने बताया था कि जो उसके साम्राज्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो मुगल साम्राज्य के पतन ने भी निभाई। और कैसे निभाई उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुगल साम्राज्य था वो टूट के नए प्रांतों में कैसे बटा, कि तीन तरीके के प्रांत हमारे सामने आए। पहला वो जो उत्तराधिकारी राज्य थे, दूसरा वो जो स्वतंत्र राज्य थे, और तीसरा वो जो नए राज्य बने थे। तो हम जब बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि उत्तराधिकारी राज्य में तीन राज्य आए थे हमारे साथ। कौन कौन से? पहला बंगाल, दूसरा दूसरा चलो अवध लिख लो, अवध। तीसरा हैदराबाद। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हैदराबाद के बारे में बता दिया कि हैदराबाद के निज़ाम को किस तरीके से गद्दी पे बिठाया और किस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। दरअसल बंगाल में जो शासन था वो मुगलों का था, और बंगाल की इस भूमि को हम देखें तो नवाब और बंगाल, यहाँ तीन जो जगह हैं वो सीमित आती हैं, मतलब इसमें तीन क्षेत्र मिले हुए थे। यहाँ ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी इसी में शामिल था, बंगाल के रीजन में ही। तो यहाँ तीन बातें थी। उड़ीसा, मैं आपको अभी क्लास में भी बताऊंगा, उड़ीसा, बिहार और बंगाल का तो रीजन है ही। ये तीनों मिलकर कंप्लीट बंगाल बनाते थे। और इस बंगाल में भी आज का बांग्लादेश भी है, यहाँ शामिल है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों शामिल है। ये बात है 1700 की। कितना? 1700 की। तो क्या किया कि मुगलों में इस टाइम 1701 में जब औरंगजेब का शासन था, तो उसका एक सेनापति था, या ये कहें कि उसका एक सिपह सालार था, जिसे उसने प्रांतपति बनाकर बंगाल में भेजा था, और उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खान। ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है मुर्शीद कुली खान। ये जब बंगाल में गया तो 1700 ईस्वी है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने आप को फैला रही थी 1700 ईस्वी में। तो इसने कंपनी पर कुछ अंकुश लगाने शुरू किए, और जो कंपनी के लिए जो राजा धन लुटा रहा था, कि फारूक सियर ने एक फरमान के द्वारा ये कह दिया कि भाई कंपनी को यहाँ पे मुद्रा ढालने की अनुमति हो जाएगी। भारत में जो मुग़ल प्रशासन है, पूरा मुग़ल साम्राज्य, उसमें उसकी मुद्रा चल जाएगी। बंगाल में जो कलिकता और ये जो क्षेत्र है उसमें आप रेंट पे अपनी कंपनी फोर्ट बना लो। तो ये सारे जो फरमान हैं इन सबको मानने से इस व्यक्ति ने मना कर दिया। और ये कब की बात है? 1720 के आसपास। लेकिन इसने ये बात मना कैसे कर दी, ये यहां तक कैसे पहुंचा? जब ये 1701 में यहाँ का एक प्रांतपति बन के गया, कहाँ का? बंगाल का। तो प्रांतपति बनने के साथ साथ वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, सब शक्तियों पे ये अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। कौन? मुर्शीद कुली खान। और 1707 में हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब के टाइम तक तो ये शांत रहा, क्योंकि औरंगजेब तो धुल के आ जाता, इसे हटा देता प्रांतपति से, इसकी सब लंका रख जाती। उसके बाद जब मैंने बताया कि मुगल दरबार में षड्यंत्र चलने लगे, तो ये प्रशासक मनमाना व्यवहार करने लगे। और 1717 में इसने एक स्वतंत्र, जब यहाँ फोड़े से फारुखशियर जूझ रहा था, तो 1717 में इसने स्वतंत्र रूप से एक बंगाल में अपने प्रांत की, एक तरीके से कह सकते हैं, स्थापना कर दी थी। औपचारिक घोषणा नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मुगलों से स्वतंत्र होने वाला प्रांत बंगाल ही था। और यह भी संयोग की बात है कि सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी का गुलाम बनने वाला प्रांत भी बंगाल ही है।
तो जब इसने 1717 में ये घोषणा कर दी कि हम अपनी निज़ामत के जितने भी काम हैं वो अपने तरीके से करेंगे, ये शहंशाह का आदेश है, और इसने कभी ये नहीं कहा कि हम मुगल शहंशाह की बात नहीं मानेंगे। इसने ये कहा कि मुगल शहंशाह, जो आपकी अभी तक प्रशासन की जो तकनीकें हैं उसमें थोड़ी खामियां हैं। क्या खामियां हैं? कि आपने जो व्यवस्था चला रखी है, जैसे आप यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ से आप टैक्स लेते हैं, तो उस पर आप एक काम करो, यहाँ इजारेदारी लगाओ। क्या? इजारेदारी। इजारेदारी वो व्यवस्था होती है जहाँ जो बोली लगाएगा, कौन? जो इस बोली लगाएगा उसको ज़मीन सौंप दी जाएगी, और वहाँ के जो ज़मीन है वहाँ के राजस्व का कलेक्शन करके ये राजा को दे देगा। इसमें स्थानीय जमींदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो पहली व्यवस्था है इजारेदारी की, बोली लगाने की व्यवस्था, ये मुर्शिद कुली खान की ही देन है। दूसरी व्यवस्था ये क्या लेके आया? दूसरी व्यवस्था लाया कि कुलीन वर्ग को, जो कुलीन वर्ग है यानी जो राजा के घराने से संबंधित वर्ग हैं या राजा के प्रशासन में या दरबारी जो लोग हैं, उनको जमींदारी दी जाए। तो कुलीन वर्ग को जमींदारी प्रथा की, कुलीन वर्ग का जन्मदाता, जन्मदाता इसे कहते हैं कि कुलीन वर्ग को जमींदारी प्रथा दी जाए। तो जब ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा था तो डेफिनेटली जो फारुखशियर है वो तो खुश होगा, क्योंकि उसकी नज़रों में तो इसने स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं किया, क्योंकि पर्चा तो अभी कोई निकाला नहीं। पर ये वहाँ के जो प्रशासन करने वाले जो लोग हैं उन सब में कह रहा है कि अब मेरी बात मानो, आप रहना है तो पद पे, और यदि ज़्यादा चापलूसी करोगे ना तो निकाल दिए जाओगे। हमें मुग़ल दरबार में सिर्फ टैक्स भेजना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फारुखशियर बड़ा खुश था कि यार अच्छा काम कर रहा है। तो 1719 में फारुखशियर इसे उड़ीसा का क्षेत्र भी दे देता है कि उड़ीसा की भी सूबेदारी तुम्हारे पास ही रहेगी, सूबेदारी तुम्हारे पास ही रहेगी। और ये क्षेत्र था उड़ीसा, आप यहाँ देखेंगे। तो इस तरीके से बंगाल के क्षेत्र में यहाँ उड़ीसा भी मिल जाता है। अभी तक ये सिर्फ बंगाल वाला क्षेत्र था, लेकिन अब इसमें कौन सा क्षेत्र भी मिला दिया? उड़ीसा का क्षेत्र भी इसी में मिल गया। क्लियर? ये 1729 तक शासन करता है। कब तक? 1729 तक बंगाल का ये नवाब बन के रहता है। नवाब का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पूरे जो प्रांत हैं वो इसी की देखरेख में रहेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन 1729 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद इसका जो दामाद है जिसका नाम था शुजा-उद-दीन, कब बैठता है? 1729 से 1739 तक। 1739 तक गद्दी पर रहता है, लेकिन ये कोई खास काम नहीं करता, ये सिर्फ गद्दी पर रहता है। और इसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली वर्दी खान। क्या नाम था? अली वर्दी खान। ये इस व्यक्ति के ऊपर रह के अपनी पूरी दीवानी चलाता है। ये इतना, अली वर्दी खान इतना तगड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था, तो राजस्व वसूली बड़े खतरनाक तरीके से करता था, और इसको इसने बिहार का दीवान बना के भेज दिया था। कहाँ का? बिहार का, कि बिहार में जाओ और वहाँ की जो वसूली है वो तुम करके लाओ। तो इस तरीके से बंगाल में बिहार भी आ गया था। क्लियर है? अब जरा आगे चलें। 1739 में इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। क्योंकि इसके प्रशासन पे ज़्यादा से ज़्यादा किसका हाथ रहा? अली वर्दी खान का ही रहा। वह बिहार से जितना भी राजस्व था वसूल के वही देता था इसे। लेकिन इसका एक बेटा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। ये व्यक्ति आप देख सकते हो इस तरफ, सरफराज खान, और ये है अली वर्दी। सरफराज खान इतना ज़्यादा सीधा था बेचारा, सैसे सरफराज और सैसे सीधा, कि इसे पता ही नहीं कि प्रशासन में चल क्या रहा है। और एक बार इसने पता करने की कोशिश भी करी, तो बंगाल में इसने पाया कि वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगत सेठ। क्या नाम था? जगत सेठ।
ये बैंकर था, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बंगाल वाला, उसमें व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा होती थी, तो लेन देन का हिसाब चलता रहता था। इसमें ये जो व्यक्ति था वो बैंकर बना हुआ बैठा था, मतलब जो ब्याज पे पैसे उठाना और पैसे जमा करना, ये सब व्यापारिक जो गतिविधियां वो ये करता था। इसने इस जगत सेठ को कर दिया नाराज। तो जब जगत सेठ नाराज हो गया तो जगत सेठ ने मिली भगत बना ली अलीवर्दी खां से कि यार सारा प्रशासन तो तुम ही संभाल रहे हो, ये करता क्या है, ये तो कुछ करता ही नहीं, और इसकी वजह तो तुम ही नवाब बन जाओ बंगाल के। अलीवर्दी खां भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसने क्या किया, ये जब बिहार से आया तो 1740 में, कब, 1740 में, गिरिया इसके जगह है, गिरिया, क्या नाम है, गिरिया, इसके महलों के पास में ही जगह थी। उस जगह पे इसने सरफराज खां को घेर के मार दिया। किसने, अलीवर्दी खां ने, और खुद नवाब की गद्दी पे बैठ गया। अब क्योंकि मोहम्मद शाह इधर मुगल में है, मुगल जो शहंशाह है इस समय मोहम्मद शाह है, जब अलीवर्दी खां आया और इसने सरफराज को मार दिया गिरिया के युद्ध में, तो मोहम्मद शाह आपत्ति तो उठाएगा। तो जैसे इसने आपत्ति उठाई, इसने तुरंत 2 करोड़ रुपए, कितने, 2 करोड़ रुपए की घूस मुगल दरबार में भेज दी कि ये आपको बंगाल के नवाब की तरफ से भेंट है। अब कहाँ व्यक्ति मारा गया हो और कहाँ 2 करोड़ रुपए पहुंच जाए, और वो भी उस टाइम पे 1740 में, जब मुगलों के खजाने खाली चल रहे थे। कुछ बोलेगा शहंशाह, कुछ नहीं बोला, शांति से बैठ गया कि ठीक है चल, ये रहे वो रहे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। तो अलीवर्दी खां इस तरीके से गद्दी पे बैठ जाता है। 1740 से 1756 तक ये गद्दी संभालता है, किसकी, बंगाल की। अब बंगाल में 3 जगह शामिल है, कौन कौन सी, उड़ीसा, बिहार और बंगाल स्वयं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब क्या हुआ, ये जब व्यक्ति बंगाल की गद्दी पे बैठा तो ये अंग्रेजों से बहुत सतर्क था। किन से सतर्क था, अंग्रेजों से। कैसे सतर्क था ये अंग्रेजों से, ये अंग्रेजों को बोलता था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि मधुमक्खी को एक बार तुमने छेड़ दिया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तो ये अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करता था, और ये इस बात से भी पूरी तरीके से विज्ञ था, जानता था कि यार अंग्रेजों को यदि तुमने जगह दे दी तो ये तुम्हारी सीट हथिया लेंगे। और ये बात कैसे पता चल रही थी, ये बात 1733 में, 1733 में जब सुजाउद्दीन शासक था तो उसने ये बात बोली थी। आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये लेख लिखा गया है, वहाँ की लाइन है ये। उसने कहा था कि जब ये लोग यहाँ आए थे, कौन, ब्रिटिश लोग, तो जब ये लोग यहाँ आए थे भारत में तो ये विनती करके हमसे बोलते थे कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो। हमने इसे अनुमति दे दी। फिर इन्होंने यहाँ कोठियाँ बनानी शुरू की, मतलब किले बनाए, जिसको ये नाम देने लगे कि यहाँ हम अपना जो मार्केटिंग का काम करेंगे, यहाँ अपना स्टॉक रखेंगे। लेकिन आज तो आलम ये है कि यहाँ इन्होंने कोठियाँ बनाने के साथ साथ उनमें तोपें तान रखी हैं और यहाँ से गड्ढे बना दिए हैं, यानी जो अदर रास्ते हैं कोठियों के लिए, जो रास्ते उनमें गड्ढे बना बना के वो रास्ते नहरों की तरफ जोड़ दिए हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये तो कंपनी तो साम्राज्य की तरफ बढ़ रही है। उस बात को अलीवर्दी खां भी भली भांति जानता था, इसलिए अंग्रेजों से सदा सजग रहता था। लेकिन इसकी समस्या एक और थी, क्या, कि इस पे मराठों के हमले होते रहते थे, और इन हमलों 6 बार इस पे हमले हुए। बेचारा जब से बैठा, और 1751 तक, जब तक 1751 तक, जब तक इसने संधि ना कर ली मराठों से, तब तक इस पे हमले होते रहे। लेकिन ये हो गया फिर परेशान, और हमले ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी था कि इसके मन में ये चल रहा था कि मैं मराठों के हमलों को रोक सकता हूं। और इसने, मराठों के एक दूत थे भास्कर पंडित, नाम वाम याद नहीं रखना, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं।
उसकी इन्होंने हत्या करवा दी अलीवर्दी ने। तो जब अलीवर्दी ने भास्कर पंडित की हत्या करा दी तो मराठे और भी ज़्यादा उग्र होंगे, उन्होंने इस पर फिर आक्रमण किया। इस बार आक्रमण ज़्यादा तगड़ा था। फिर ये संधि के लिए राजी हो गया कि हम आपसे संधि कर लेते हैं। कि संधि क्या होगी कि आप हमसे चौथ सालाना, चौथ इनका एक कर होता है मराठों का, तो आप हमसे चौथ सालाना वसूलते रहना, और जो उड़ीसा वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है उड़ीसा का, इसे तुम ही ले लो। इस पे मराठों ने अपनी तरफ से एक भोसले वंश, कौन सा भोसले वंश बिठा दिया। तो इस तरीके से इसने मराठों के साथ संधि कर ली। लेकिन इसकी एक परेशानी अभी और भी थी, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा भी समाप्त नहीं हुई है, वो तो बढ़ेंगी। ये जो जगह आपको दिख रही है इसका नाम है फोर्ट विलियम। तो जब अंग्रेजों ने यहां अपनी किलेबंदी शुरू कर दी, फोर्ट विलियम पे आसपास अपनी तोपें वगैरह लगाने लगे। और एक जगह और थी कासिम बाजार, कासिम बाजार, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो जगह है ये है कासिम बाजार। इन दोनों जगहों पे आज भी हैं बंगाल में, आप कभी जाएंगे तो देख के आए जरूर, देखने लायक जगह हैं दोनों। इन दोनों जगहों पे यानी कासिम बाजार पे और फोर्ट विलियम पे अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां बसाना, अपने किले बनाने और इनको फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था। मतलब इनके आसपास चार दीवारी बनानी शुरू कर दी थी। इस बात को ये पहले भी मना कर चुका था। कौन? अलीवर्दी खां। ये पहले भी मना कर चुका था कि यहां किले बनाना या बस्तियां बसाना शुरू मत करना, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी। इसकी हो जाती है मृत्यु। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको एक रोग हो गया था जिसका नाम था ड्रॉपसी। कौन सा रोग था? ड्रॉपसी या जलशोध। जल शोध पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एबीडी अलीवर्दी खां किससे मरा, तो जलशोध या ड्रॉपसी रोग से मरा था। आज भी खतरनाक बीमारी है ये, नेट पे सर्च करके देखेंगे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ड्रॉपसी रोग जब इससे हो गया तो इससे ये मर गया, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं था। इसकी दरअसल 3 बेटियां थीं। कौन? 3 बेटियां। तो 3 बेटियां, एक का नाम था अमीना बेगम, अमीना बेगम, एक थी घसीटी बेगम, नाम याद नहीं रखने आपको, और तीसरी बेटी थी माँ यमुना बेगम। दरअसल एग्जाम में आपसे इनमें से कुछ भी एग्जाम को नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं कि आखिर सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र हो क्यों रहा है और उसके ही लोग उस षड्यंत्र में शामिल क्यों हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस कहानी के थ्रू। तो अमीना बेगम का जो लड़का था उसका नाम था सिराजुद्दौला। इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। इसका नाम सिराज भी हम कह सकते हैं। घसीटी बेगम विधवा थी, ये ढाका के नवाब की, ढाका के नवाब की विधवा थी। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राज बल्लभ, राज बल्लभ, वो इसका शासन में सहयोग करता था घसीटी बेगम का। और ये जो माँ यमुना बेगम है, माँ यमुना बेगम, ये पूर्णिया के नवाब की, मतलब इससे शादी की थी, पूर्णिया के नवाब से इसने शादी की थी। इसी का एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। यमुना बेगम का एक लड़का था शौकत जंग। इसमें से आपको कुछ नाम याद नहीं रखना, बस नाम याद रखना है कि अमीना बेगम पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सिराज से कंसेप्ट देखना है कि ये लड़ाई हो क्यों रही है, आप इससे भूलोगे नहीं। तो जब सिराज से जब ये लड़ाई हुई उसका कारण ये था कि ये कह रहे थे, यानी ये दूसरी बेटी भी और तीसरी बेटी भी, मतलब ये बाकी दोनों बेटी ये कह रही थी कि भाई सिराज को ही आप गद्दी क्यों दे रहे हो, जब अलीवर्दी खां मर गया कि सिराज को ही गद्दी क्यों मिले, बच्चे तो हमारे भी हैं, उनको गद्दी दे दो। अब क्योंकि सिराज सबसे ज़्यादा उसका एक तो लाडला भी था अलीवर्दी खां का, दूसरा उसमें सबसे ज़्यादा
महत्वाकांक्षा भी थी और सबसे ज़्यादा ही ये प्रतिभाशाली भी था। तो इसकी प्रतिभा को देखते हुए सिराजुद्दौला गद्दी पे बिठा दिया जाता है। अब ये गद्दी पे बैठा तो डेफिनेटली शौकत जंग और पूर्णिया के नवाब ये षड्यंत्र करेंगे। राजवल्लभ भी इसी में शामिल था। तो इन दोनों ने मिलके षड्यंत्र करने शुरू कर दिए जैसे ये गद्दी पे बैठा। और कब बैठा? ये 1756 में। जैसे ये गद्दी पे बैठता है इन्होंने षड्यंत्र अपने करने शुरू कर दिए। जब हम गद्दी पे बैठते हैं तो हम देखते हैं कि यार हमारे आसपास के जो लोग हैं हमारे प्रशासन में आए शामिल हों। तो इसने राजवल्लभ का बेटा था जिसका नाम था कृष्णदास। इसको भी अपने विभाग में शामिल कर लिया और इसको वित्त विभाग दे दिया था। वित्त विभाग दे दिया। लेकिन कृष्णदास ने अपना षड्यंत्र जारी रखा और इसने घोटाला कर दिया, वित्तीय घोटाला। कौन सा घोटाला? वित्तीय घोटाला। उधर जो कंपनी के उस समय गवर्नर थे इनका नाम था रोजर ड्रैकर। अब आप देखना इंसान क्यों परेशान होता है। इस व्यक्ति ने इसका अभिवादन तक नहीं किया कि हाँ कोई नया नवाब आया है उसमें अभिवादन वगैरह भेज दें कि यहाँ जैसे होता है ना कि एक मान लो आपके तहसील में या आपके ज़िले में कोई एक नया अधिकारी आता है तो आप उसको अभिवादन देने जाते हैं कि आप आए, आपका धन्यवाद, ये वो, मतलब एक जान पहचान करने वाली बात होती। तो ये व्यक्ति इससे मिलने तक नहीं गया। इसका मतलब नवाब इस बात में अपनी शान शौकत तो समझेगा नहीं, उसे बुरा लगा होगा, बिल्कुल बुरा लगा। ऊपर से जब इस व्यक्ति ने घोटाला किया राजवल्लभ के बेटे ने तो इसको कंपनी ने संरक्षण दे दिया कि तुम आओ और कंपनी के जो फोर्ट बने हुए हैं तुम इनमें छुप जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आएगा और किसी की कोई हिम्मत नहीं कि तुम्हें पकड़ के ले जाए। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? कंपनी नवाब की शक्ति को कमजोर करने के लिए कर रही है कि नवाब की शक्ति नहीं रहेगी। अब तुम टारगेट देखो कंपनी की मंशा क्या है कि हम ये छोटे मोटे से नहीं भिड़ रही है, वो सीधे नवाब को कैसा कर रही है? कमजोर बना रही है कि नवाब कमजोर हो जाएगा तो पूरा बंगाल हमारे हाथ में आ जाएगा। इसके लिए वो क्या कर रही है कि इसके छोटे मोटे जो लोग हैं उनको अपने पास मिला लो। और यही काम ये किसके साथ कर रहे हैं? अब कृष्णदास को अपने पास बुला के कर रहे हैं। तो आया क्योंकि ये तो डर में था तो चला गया इनके पास और इनको इसने संरक्षण भी दे दिया। एक तरफ तो ये किले बना रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया था यहाँ किले, यहाँ ये किले बना रहे हैं। फोर्ट विलियम पे किला बना दिया, ये जो कासिम बाजार है यहाँ किले बना दिए। फिर ऐसे घोटाले वाले व्यक्ति को इन्होंने संरक्षण दे दिया अंग्रेजों ने। तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आना लाजमी है और आया और इसने क्या किया? इन पे कर दिया अटैक। क्या बोलते हैं? अटैक। और जब अटैक किया तो इन्हें इतना कूटा, इसने इतना कूटा कि ये लोग जो रोजर ड्रैकर था उसके नियंत्रण में यहां से पुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। कौन से द्वीप? पुल्टा द्वीप। पुल्टा द्वीप। और ये जो फोर्ट विलियम है या कासिम बाजार है इसे हथिया के सिराजुद्दौला ने एक व्यक्ति के नाम कर दिया जिसका नाम था मानिक चंद। क्या नाम था? मानिक चंद। अब मानिक चंद नाम से ही पता चल रहा है कि मनी के लिए रहेगा। ये कासिम बाजार भी इसने अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये जो लोग थे जो भाग गए वो बहुत अच्छा हुआ समुद्र से होके, यानी ये जैसे भारत है तो ये लोग जितने लोग यहाँ से निकल गए वो बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग यहाँ पकड़ लिए गए वो बंद कर दी इन्होंने कोठरी में। और उस कोठरी में तकरीबन 140 लोग जमा करे थे। कितने? 140 लोग। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। तकरीबन 140 लोग जो पकड़े गए वो इस कोठरी में लाके इन्होंने बंद कर दिए। इस कोठरी में लाके बंद करे। ये इसके अंदर का नज़ारा था और ये इसके बाहर का नज़ारा था। ये अनुमान ऐसा लगाया गया है। एक व्यक्ति था इन्हीं में से जिसका नाम था हालवेल। हालवेल इसने अपनी किताब में ऐसा लिखा है कि उसमें तकरीबन 140 जो लोग थे उसमें 123 लोग दम घुट के मर गए थे, क्योंकि
यहाँ से सांस लेने के लिए सिर्फ एक ही मौका था, मौका मतलब जगह, स्पेस, जंगला, और सफोकेशन इतनी ज्यादा हुई कि 123 लोगों की जान चली गई। ये 1756 की बात है, जून का महीना था। गर्मी में तो आपको और भी पता है कि कितना ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो जान जा भी सकती है। तो ये बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली कि ऐसे ऐसे वहाँ सिराजुद्दौला ने इतने लोगों को मार दिया, वहाँ से हमारी जो कंपनी है वो भाग गई है, और वहाँ के जो किले हैं वो सिराज ने हथिया लिए हैं। तो क्योंकि ये तो इस टाइम यहाँ कर्नाटक वॉर में बिजी था, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था कि भारत में यहाँ कर्नाटक वॉर चल रहे थे, तो ये यहाँ से सीधे बंगाल पहुँचता है और जाके देखता है तो सच में ये पूरा मामला हथियार रखा था। अब यहाँ लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसके पास उतने संसाधन भी नहीं थे, बहुत सारे अंग्रेज भाग चुके हैं। फिर इसने दिमाग से काम लिया, इसमें लोमड़ी जैसी शक्ति भी थी। तो इसने दिमाग से क्या काम लिया कि यहां जो व्यक्ति बैठा है, कौन, फोर्ट विलियम पे, कौन था, मानिकचंद। इस व्यक्ति को इसने खरीद लिया और इसका आधा काम हो गया। कैसे कि फोर्ट विलियम पे जो मानिकचंद बैठा था, इसे खरीद के इसने फोर्ट विलियम अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरीके से इसने कासिम बाजार पे कब्जा कर लिया। ये बात किसको पता चली? सिराजुद्दौला को। और जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चली कि इन दोनों जगहों पे कब्जा हो चुके हैं जिसको मैंने इतनी मेहनत करके कब्जे में लिया था, तो थोड़ी समझदारी से काम उसने भी लिया। वो इनके पास पहुंचता है जनवरी, नाम याद नहीं रखना आपको कि जनवरी में पहुंचा, जनवरी 1757 में एक संधि का प्रस्ताव लेके। इस जगह का नाम था कोलकाता, लेकिन उस टाइम ये जो जगह थी वो थी अलीनगर। क्यों अलीनगर थी? कि जब इसने अंग्रेजों को मार के भगाया कोलकाता से, तो इसका नाम इसने अलीनगर रख दिया था, कोलकाता का। यानी बंगाल में जो जगह थी कलिकाता, उसका नाम इसने अलीनगर रख दिया था। तो अलीनगर में, उस टाइम के अलीनगर में एक संधि होती है किस किस के बीच? क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच या सिराज के बीच। जब ये ट्रीटी हुई, इन दोनों में एक संधि हुई, तो इसने कंपनी की वो बातें मान ली, जैसे कंपनी यहां से क्या कर सकती है, अपनी मुद्रा छाप सकती है। समझ रहे हो? फारूक सियर की बात नहीं मानी थी इसने, कंपनी की बात मानी। क्यों? क्योंकि अब कंपनी हावी हो सकती है, क्योंकि इसके अपने लोग कंपनी में जा मिले हैं। और इसका वही हाल हो गया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। इसका वही हाल था। तो ये बेचारा मरता क्या नहीं करता, तो थोड़ी समझदारी तो दिखा रहा था कि मुद्रा आप छाप सकते हो, अपनी टकसाल यहां लगा सकते हो और किले बना लो। लेकिन ये है कि डर तो ये फिर भी रहा ही था, लेकिन फिर भी इसने बोल दिया ठीक है आप फोर्टिफाई कर लो। इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपनी को एक बात समझ में आ गई कि इस शासक को दबाना आसान है, बशर्ते इसके सहयोगियों को हम अपनी तरफ मिला लें। तो कंपनी ने इसी कड़ी में और आगे सोचना शुरू किया और ये है सिराजुद्दौला। तो कंपनी ने इसी कड़ी में सोचना शुरू किया और इसका एक बहुत अच्छा सेनापति था, काम बहुत अच्छे थे इसके, कई युद्ध भी इसने जिताए थे। लेकिन और वो जो जिसमें फोर्ट विलियम पे कब्जा किया था उसमें इसकी अहम भूमिका थी। अंग्रेज फिर इससे जाके मिले कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, इतना कौशल है, तुम इसके लिए काम क्यों करते हो, तुम खुद राजा बन जाओ। देखो इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो जब इसको ये प्रस्ताव आया तो ये भी थोड़ा मन में लड्डू फूटा वाला हिसाब हो गया। तो इसने कहा ठीक है ऐसा कर लेंगे। ये कंपनी की तरफ मिल गया, लेकिन ये मिलेगा तो सिर्फ अकेला थोड़ी आएगा, ये तो सेनापति इसके साथ 2-4 लोग और भी आएंगे। और वो कौन कौन? जैसे
जगत सेठ, ये वही व्यक्ति है जिसने सरफराज को हटवाया था। फिर अमीचंद, ये भी धनी व्यक्ति था, धनी व्यापारी, ये बैंकर था उस टाइम। और मानिक चंद, वो आपने देखा ही, वो मिल ही चुका है, प्रभारी था कोलकाता का, या कलकत्ता प्रभारी, क्योंकि उस टाइम का तो ये कलकत्ता ही है। मीर जाफर, मुख्य सेनापति। और इनके साथ कौन आया? राय दुर्लभ। नाम याद नहीं रखने, बस मैं आपको बता रहा हूं, यहां से एक चीज आपको सीखनी है, वो आपके जीवन में भी अहम है। ये कुलीन वर्ग से था। तो जब इतने व्यक्ति कंपनी की तरफ मिल गए, इन सबको कंपनी ने भर भर के पैसा दिया। और ये बात कहां से पता चली कि मानिक चंद बिक गया और जो मीर जाफर है वो हमारी तरफ आई गया, तो बाकी लोगों को खरीदना आसान था। क्योंकि ये जो लोग थे वो सिराजुद्दौला से खुश भी नहीं थे। तो इन सब लोगों को कंपनी ने अपनी तरफ जब मिलाया, इससे हमें एक बात पता चलती है कि शासक कितना भी ईमानदार हो, अगर उसके प्रशासक ईमानदार नहीं है तो उसे ज्यादा दिन गद्दी पर बिठाया नहीं जा सकता। वो ही आज के प्रशासकों की और शासकों की भी कहानी है कि यदि शासक को ईमानदार बैठ भी जाए, लेकिन यहां जो नीचे इंप्लीमेंटेशन करने वाले प्रशासक हैं वो ईमानदार नहीं हैं, तो प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना पॉसिबल नहीं है। यही कहानी यहां रिपीट होती है और हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, ऐसी बातें ही सिखाती है। तो ये चीजें आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कंपनी में ये सारे लोग मिला लिए। अब मिल गए, अब कंपनी को इससे डर लगेगा? आप बताओ मुझे। नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगा। किससे? सिराजुद्दौला से। और ये लोग कंपनी की तरफ मिल गए। उधर कंपनी की शक्ति इतनी बढ़ रही थी कि एक जगह और बची थी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि चंद्रनगर जो जगह थी वहां फ्रांसीसी लोग थे। तो कंपनी ने क्या किया कि जब फ्रांसीसियों को पीटना शुरू किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम यहां से चंद्रनगर से भी निकल जाओ। तो कंपनी ने यहाँ की चंद्रनगर की जो जगह है वो भी फ्रांसीसियों से छीन ली। तो बंगाल में सिर्फ अब कंपनी रह गई। इन सबको देख के शक्ति संतुलन का पूरा सिद्धांत गड़बड़ा रहा था। सिराजुद्दौला का गुस्सा आना स्वाभाविक था। जब उसे गुस्सा आया तो वो क्या करेगा? रॉबर्ट क्लाइव सब समझौता करने तो जाएगा नहीं। उसने बिना तैयारी के, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि बहुत दिनों से कोई सेना ड्रिल पे नहीं चल रही थी। जब उसे पता चला कि जो कंपनी है उसके दुस्साहस बढ़ते जा रहे हैं और वो हमारी नाफरमानी करती जा रही है, तो उसने क्या किया? कंपनी पे अटैक करने का आदेश दे दिया। उसको ये तो संदेह था कि हाँ, कंपनी की इतनी जो नाफरमानी है वो किसी ना किसी षड्यंत्र के कारण चल रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मीर जाफर जैसे जो लोग हैं वो कंपनी के साथ मिले हुए हैं। और ये गलती उसने कर दी प्लासी के युद्ध में। उसने क्या गलती की कि मुख्य सेनापति उसने मीर जाफर को ही बना दिया। किसमें? प्लासी वॉर में। अब डेफिनेटली जब मीर जाफर बना सेनापति तो क्या ये सिराजुद्दौला का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो एक तरफ पूरी सेना, इसकी जो टुकड़ियां थी मीर जाफर के नेतृत्व में, वो हाथ बांधे ऐसी खड़ी रही। नवाब आया और 23 जून 1757 एक जगह है, ये जगह थी पलास। यहाँ एक फूल था, ये पलास का फूल। इस फूल के नाम से ये जगह फेमस थी, पलास के फूल के नाम से। पलास का फूल होता है, तो इस फूल की वजह से जगह फेमस थी, इसलिए इसका गांव का नाम ही पलास पड़ गया था। तो अंग्रेजों ने बोल बोल के इसे बना दिया था प्लासी, फ्लासी। तो ऐसे बोलते तो फ्लासी, तो ऐसे इसका नाम प्लासी पड़ गया, इस जगह का नाम। तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है
और जैसा अनुमान लगाया जा सकता है, और आप भी अनुमान लगा रहे होंगे, तो विजय किसकी होगी यहाँ, ये बताओ। डेफिनेटली विजय यहाँ किसकी होगी, आप बता सकते हो मुझे? कंपनी की होगी। क्यों होगी? क्योंकि मीर जाफर जैसे सेनापति, सारे के सारे सेनापति जब कंपनी की तरफ हैं, तो क्या कंपनी को कोई हरा सकता है? ये हाल हो रहा था। ये देखिए किस तरीके से ब्रिटिश जो लोग हैं इन्हें मार रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रिटिश लोग इन्हें मार रहे हैं। देखो सारे ब्रिटिश ऊपर हैं, ये देखो नीचे नीचे कौन है, ये सारे के सारे बंगाल के सेनापति, ये सब नीचे गिरे पड़े। उसका रीजन मीर जाफर, और इसके नेतृत्व में सारे लोग अपने हाथ बांधे खड़े रहे। उधर सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने गलत सलाह भी दी कि तुम ऐसा करो, मैदान छोड़ के चले जाओ और कंपनी को मैं संभाल लूंगा। दुर्लभ ने यह खबर फैला दी कि राजा तो मैदान छोड़ के भाग गया। अब वहीं भागीरथी का तट है, भागीरथी नदी निकलती है, तो ये पूरी सेना कुछ काट कूट के उसमें फेंक दी, कुछ वहीं पड़े रहे। राजा ने जब देखा तो राजा थोड़ा भागने की कोशिश में था। इसका एक बेटा था जिसका नाम था मीरन। क्या नाम था? मीरन। किसका बेटा? ये मीर जाफर का। तो मीर जाफर का एक बेटा था जिसका नाम था मीरन, और मीरन ने इस भागते हुए नवाब को वहीं मार दिया। इस तरीके से प्लासी की लड़ाई खत्म हो जाती है, और अंग्रेजों ने एक पोपट के रूप में मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया। आगे कंपनी की कहानी कैसे चलेगी, कैसे कंपनी अपने साम्राज्य का प्रसार करेगी, ये उसी टॉपिक का एक पार्ट है जिसमें मैंने बताया कि कंपनी व्यापार से साम्राज्य तक कैसे पहुंचती है। उसका जो दूसरी कड़ी है, अदर जो राज्य हैं उनकी क्या स्थिति है, वहाँ कौन कौन राजा, कौन कौन शासक हैं, जो बाकी स्वतंत्र राज्य हैं, जो बाकी नए स्थापित राज्य हैं, उनकी तरफ रुख करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई, फिर उससे आगे हम चलेंगे कंपनी की नीतियाँ, वहाँ के चार्टर, रेगुलेटिंग सारे एक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंपनी का कैसे विकास होता है, कैसे कंपनी अपनी नीतियाँ लेके आती है, कि कंपनी अपनी जो नीतियाँ हैं उनको किन किन पार्टों में डिवाइड करती है, कि यहाँ से माल को हम कैसे अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचें, यहाँ का पैसा जैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खींचें, वो कौन सी नीतियाँ रहीं जिससे कंपनी भारत में आगे बढ़ती है। ये सब बातें आगे आने वाली क्लासों में होंगी। अब तक आपको ये क्लास कैसी लगी उसके लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल VIP सिविल प्रेप, आप यदि आप सर्च करेंगे @VIP सिविल प्रेप, तो आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी PDF या कंटेंट से रिलेटेड आप किसी भी बात के लिए, वैसे PDF जो मैं बताता हूँ वही आप लिख लें, सबसे बेहतर है। तो जो हमने पढ़ा उसे थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने देखा, सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि भारत की स्थिति क्या थी, तो हम थोड़ा सा इसे समराइज़ कर लेते हैं अब। तो हमने देखा कि सबसे पहले बंगाल की सबसे पहले नवाबी किसे मिली, तो मुर्शीद कुली खां को मिली। मुर्शीद के बाद जब उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तो 1717 में उसने खुद को अपना नवाब वहाँ का घोषित कर दिया, और ये बात ऑफिशियली मुग़ल दरबार में नहीं गई थी, तो मोहम्मद शाह को ये बात पता भी नहीं थी, इसलिए उसे उसकी जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ की भी दीवानी अधिकार दे दिए थे। फिर धीरे धीरे उसका जो दामाद है वो सुजाउद्दीन गद्दी पे बैठता है, फिर उसके बाद सरफराज आता है, फिर अलीवर्दी खां आता है। अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों से थोड़ा सावधान रहता है। उसका एक नाती होता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया जाता है, और बहुत सारे जो उसी के सहयोगी हैं वो उस षड्यंत्र में अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी? आम्रकुंज। कौन सा? प्लासी का। प्लासी एक जगह है कहाँ पे? बंगाल में। और कौन सी नदी है? तो भागीरथी के किनारे ये लड़ाई होती है, और इस तरीके से सिराजुद्दौला की हत्या करके और मीर जाफर को एक कठपुतली सरदार के रूप में कंपनी गद्दी पे बिठा देती है। तो ये बातें थी प्लासी की लड़ाई के बारे में और बंगाल के बारे में। आगे बंगाल में क्या होगा, कंपनी की क्या रणनीतियाँ रहेंगी, उसके लिए आप क्लास को देखते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।